हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस दो छोटे छोटे वीडियोस में डिस्कशन किया था, ये बीएड थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। उसमें हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि हमें दोनों पेपर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो आज का ये कंटेंट वीडियो है जिसमें जो पहला पेपर है आपका एजुकेशनल लीडरशिप वाला, उसका यूनिट 1 जो है उसमें एजुकेशनल लीडरशिप के बारे में मीनिंग, कंसेप्ट, टाइप, इन सब पर बात करेंगे और आज का ये कंटेंट वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीडरशिप क्या होती है। चूँकि हमारे लिए एजुकेशनल लीडरशिप टर्म आया है, लेकिन हमको इससे पहले लीडरशिप को समझना होगा। फिर उसी चीज़ को जब हम अपने एजुकेशन के फील्ड में ले आएंगे तो हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो लीडरशिप का मतलब होता है कि किसी को इन्फ्लुएंस करना या किसी को आगे बढ़ाना। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या व्यक्तियों को समूह भी हो सकता है। फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने दी है, आपको बहुत जगह मिल जाएगी, बुक्स में भी मिल जाएगी, गूगल पर भी आसानी से मिल जाएगी। आपको यहाँ मेन फोकस कंसेप्ट को समझने पे करना है और वही मेरा एक छोटा सा प्रयास है, शायद आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि लीडरशिप क्या होता है। लीड मतलब होता है कि किसी को आगे बढ़ाना या आगे आगे चलना। जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लीडरशिप इज अबाउट इन्फ्लुएंसिंग अदर, या एबिलिटी टू गाइड अदर, या एबिलिटी टू डायरेक्ट अदर। मतलब दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता या दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता, ताकि वो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहें या आगे बढ़ते रहें, या उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें एक दिशा प्रदान करना। आई होप आपको समझ में आई होगी इतनी बात। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो जी आर टेरी सर हैं, इन्होंने बोला है कि जो लीडरशिप है वो एक एक्टिविटी है। लीडरशिप इज एन एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव। मीन्स जो किसी एक ग्रुप का जो उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना, उनको संघर्ष करने के लिए, वो भी विलिंगली संघर्ष करना मानी उस चीज के लिए लगे रहने के लिए, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहने के लिए। जब हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो वो चीज लीडरशिप कहलाती है। ठीक उसके बाद एक और बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन है कुंटज एंड डोनल सर की। इन्होंने कहा है लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू फॉलो इन अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। लीडरशिप में एक खास बात ये होती है कि मोस्टली वैसे तो ये तो इंडिविजुअल भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये किसी ना किसी कॉमन गोल के लिए ही होती है। क्योंकि जनरली एक कॉमन सेंस की बात है कि लीडर तभी होगा जब कुछ लोगों का समूह होगा, या कोई संस्था होगी, या कोई ग्रुप होगा, तभी हम लीड करेंगे। एक व्यक्ति को लीड करना ये बहुत ज़्यादा ठीक लगता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कोई जब चार लोग होंगे, या ग्रुप ऑफ पीपल होगा, या कोई इंस्टीट्यूशन होगा, या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, तो उनका एक कोई ना कोई कॉमन विजन होगा, कॉमन गोल होगा, या कॉमन ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को प्रभावित करने की, उन्हें गाइड करने की जो एक्टिविटी है, वही हमारी लीडरशिप है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक अच्छे लीडर में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अच्छा, इससे पहले हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं। चूंकि हमारा एजुकेशन से लेना देना है, हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो इसलिए ये तो बात लीडरशिप की हुई। और यही चीज जब हम क्लासरूम में लेके आते हैं तो वहां पे हमारा टीचर जो होता है वो एज अ लीडर होता है, और फॉलोअर स्टूडेंट उसके, आप मान सकते हैं कि जो उसके स्टूडेंट होते हैं वो उसके फॉलोअर होते हैं। और वहाँ का जो टीचर होता है क्लासरूम में, वो क्लासरूम के अंदर टीचर होता है। उसके बाद अगर संस्थान के तौर पर देखें तो आपका प्रिंसिपल हो गया, मैनेजर हो गया, वो सारे आपके लीडर की भूमिका को भी साथ साथ निभाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक अच्छे लीडर में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए। माने कि एक अच्छा लीडर कब माना जाएगा, किसको माना जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो कि उसके अंदर नॉलेज ऑफ वर्क होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, इंटेलिजेंट होना चाहिए। माने एक लेवल तक की तो इंटेलिजेंट होना ही चाहिए। बिलो नॉर्मल या मंद बुद्धि का व्यक्ति तो लीडरशिप नहीं कर सकता, ये बात तो कंफर्म है।
ठीक है। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मूड स्विंग्स जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि आज कुछ और कल थोड़ी देर बाद मूड बदल गया, अब रहने दो, नहीं करते हैं, तो ये चीज नहीं। जब भी लीडरशिप की बात आएगी तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें कंसिस्टेंसी जरूर होगी, मतलब वो चीज लगातार होगी। अगर आप थोड़ी देर के लिए किसी को प्रभावित कर रहे हैं, किसी को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, मोटिवेट कर पा रहे हैं, तो वो चीज लीडरशिप में नहीं आएगी, वो चीज तात्कालिक हो सकती है। जब वो चीज लगातार बनी रहे तब वो चीज लीडरशिप के अंतर्गत आएगी। तो यही चीज यहाँ पे इमोशनल स्टेबिलिटी का यही मतलब है कि उस चीज के लिए लगातार, उस ऑब्जेक्टिव के लिए और उस गोल के लिए लगातार लगे रहना। भले ही कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, किसी भी काम को करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें बाधाएं आती ही आती हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। तो वही चीज है कि जो एक अच्छा लीडर होता है उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी होती, ना केवल खुद को संभालने की बल्कि अपने फॉलोअर्स को भी संभालने की, कि उनके भी अगर इमोशंस अप डाउन्स हो रहे हैं तो उसको भी वो बैलेंस करे, उसको भी मैनेज करे। उसके बाद ब्रॉड माइंडनेस का मतलब ये कि एक लीडर का काम होता है कि वो ग्रुप में काम करता है या ग्रुप के लिए काम करता है, तो किसी तरह की पार्शियलिटी, पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए सभी सदस्य ग्रुप के समान होने चाहिए। उसके बाद क्रिएटिविटी, जैसे हम लोग रचनात्मकता कहते हैं। रचनात्मकता का मतलब ही होता है कि कुछ नया सृजन करने का, कुछ नया करने का, तो लीडर में जाहिर सी बात इस गुण का होना ही चाहिए। ऑनेस्टी तो हर किसी के लिए ही एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी वर्च्यू मानी जाती है, कि कहा जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी तो होनी चाहिए अपने काम के प्रति, अपने फॉलोअर्स के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने संस्थान के प्रति, हर किसी में होनी चाहिए। और फिर लीडर में ये क्यों नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि ऑनेस्टी तो होनी ही चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्क का मतलब ये कि जो काम आप कर रहे हैं या जिस काम के लिए लीड कर रहे हैं उस काम के बारे में आपको पता हो, आपके पास वो जरूरतमंद स्किल हो, वो एफिशिएंसी हो, वो कौशल हो जिनके सहारे वो काम पूरा किया जाएगा या जिनके द्वारा वो काम पूरा किया जाएगा। उसके बाद है एम्बिशियस, माने महत्वाकांक्षी होना चाहिए। महत्वाकांक्षी होने का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरों का नुकसान कर दें, बट खुद दिन ब दिन आगे बढ़ते रहने की जो चाह होती है उसे हम बोलते हैं एम्बिशन या महत्वाकांक्षा। तो एम्बिशियस होना चाहिए, जाहिर सी बात है, जिसमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होगी वही लीड करेगा, वही ऐसा कर सकता है, वही दूसरों को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। शेयर कॉमन गोल का मतलब वही बात जो अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस करी थी कि लीडरशिप का काम एक ग्रुप के लिए ही होगा, वन टू वन नहीं होता है, जैसे काउंसलिंग की तरह नहीं होता है। हालांकि हो सकता है कुछ स्पेसिफिक परिस्थितियों में, लेकिन आमतौर पे जो लीडरशिप का काम है वो किसी ग्रुप के लिए ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि उस ग्रुप का एक कोई ना कोई कॉमन गोल होगा। तो उस ग्रुप के लिए वो जो कॉमन गोल होता है वो लीडर और फॉलोअर्स के बीच शेयर होता है, और तभी वो मिलजुल के उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए काम करेंगे। उसके बाद एक आता है वॉलेंट्री एक्शन। हालांकि बहुत सारे जितने ये लिखे हैं इससे बहुत ज्यादा वर्च्यू हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि होनी ही होनी चाहिए। वॉलेंट्री एक्शन का मतलब ये है कि धक्का दे दे के नहीं चलाया जाए, वो खुद से इनिशिएटिव लेने वाला हो, खुद से काम करने वाला हो, अपने आप शुरुआत करने वाला हो, किसी भी काम की हो या कुछ कोई भी एक्शन हो। तो यही मतलब है यहाँ पे वॉलेंट्री एक्शन का मतलब कि खुद से काम करे और साथ में दूसरों को भी प्रेरित करता रहे। एंथुजियास्टिक माने उत्साह से भरा होना चाहिए, जाहिर सी बात डर नहीं हो। खुद ही अगर लीडर मरा मरा होगा तो उसके फॉलोअर्स का क्या ही हाल होगा, समझ सकते हैं आप लोग। फोकस्ड हो माने उसका जो काम है, जो उसका लक्ष्य है, जो उसका टारगेट है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उस पर उसका ध्यान हमेशा केंद्रित होना चाहिए, भटकना नहीं चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर लीडर ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर बाकी के फॉलोअर्स का क्या होगा, वो भी तितर बितर हो जाएंगे, वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप इसको ट्रेन के एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर इंजन ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो बाकी के डिब्बों का क्या ही होना है। डिटरमाइंड होना चाहिए, माने जो चीज जिस चीज के लिए प्रण ले लिया है, उसने संकल्प लिया है, उस चीज को पूरा करने के लिए उसे संकल्पित रहना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, माने उसको जगाने की या उसको मोटिवेट करने की जरूरत ना पड़े, वरना जब उसको मोटिवेट करना पड़ेगा तो उसके फॉलोअर्स का तो बुरा हाल हो जाने वाला है। इसलिए एक लीडर के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो खुद से मोटिवेटेड रहे और अपने फॉलोअर्स को भी लगातार मोटिवेट करता रहे। इसके साथ ही साथ चीजों को सीखने समझने की और दूसरों को पढ़ाने समझाने की भी क्षमता उसमें होनी चाहिए। दूरदृष्टि होनी चाहिए, फॉर साइटनेस, ये तो बहुत ही
कमाल की चीज है, जिसको जो कि लगभग लगभग हर एक अच्छे व्यक्ति में, हर एक बुद्धिमान व्यक्ति में या हर एक महान व्यक्ति में होती है कि वो भविष्य को देख पाते हैं। और लीडर में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। जब हम आगे लीडर्स के टाइप पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि एक तरह के जो लीडर्स होते हैं वो विजनरी लीडर कहे जाते हैं। वो जो विजनरी लीडर्स होते हैं उनकी खासियत ही यही होती है कि वो बहुत भविष्य को दूर तक देख पाते हैं, और वही चीज उनके लिए बहुत एक स्ट्रेंथ बन जाती है। तो ये बात हुई अच्छे लीडर्स की कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसे इंटेलिजेंट होना चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडनेस होनी चाहिए, एंथुजियास्टिक होना चाहिए, उसके अंदर जील होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए, दूरदृष्टि होनी चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कि लीडरशिप की नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। तो लीडरशिप की पहले तो ये समझ लें कि लीडरशिप आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब होता है कि किसी काम को करने का बेहतरीन तरीका क्या है, और साइंस का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस, किसी भी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है वो साइंस कहलाता है। लीडरशिप में लीडरशिप में ये दोनों ही चीजें होती हैं। उसके अलावा लीडरशिप यूनिवर्सल नेचर की होती है। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह होती है, चाहे वो छोटे स्तर पे हो, बड़े स्तर पे हो, इंडिया में हो, अमेरिका में हो, पूर्वोत्तर भारत में हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, चाहे घर में हो, घर के बाहर हो। लीडर की जरूरत हर जगह होती है। हर जगह कोई ना कोई लीडर होता ही होता है, चाहे वो देश में हो, चाहे वो प्रदेश में हो, चाहे वो घर में हो। घर में भी अगर 10 फैमिली मेंबर होते हैं तो उनमें से एक कोई ना कोई ऐसा होता है, जैसे दादी दादा हो गए या पेरेंट्स हो गए, वो लीडर का काम करते हैं। वही चीज क्लास, अगर हम अपने एजुकेशन में बात करें, क्लासरूम में लेके आए तो वहां पे लीडर हमारा टीचर होता है क्लासरूम के अंदर। और अगर संस्थान की बात कर लें तो वहां पे हमारा प्रिंसिपल और मैनेजर, ये सारे लोग हमारे लीडर के रूप में काम करते। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हर जगह घटित होती है, हर जगह चलती है। इसीलिए इसको सार्वभौमिक या सार्वत्रिक या यूनिवर्सल कहते हैं। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ये हमेशा चलती रहती। लीडरशिप एक ऐसा काम नहीं है कि वन गो में किया और खत्म हो गया, ये हमेशा चलता रहता है। जैसे आप क्लासरूम में इसको लेके आइए, एक टीचर क्या ऐसा होता है कभी कि एक बार बच्चों को कुछ बोल दिया, मोटिवेट कर दिया या खत्म हो गया, पढ़ा दिया, चलो खत्म कहानी, ऐसा नहीं होता। लगातार वो प्रोसेस चलती रहती। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये भी इसके नेचर में ही आता है। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, माने जो चीजें लगातार बदलती रहती हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी लीडरशिप स्टाइल में या और चीजों में भी परिवर्तन करना पड़ता है, तो वो चीज लीडरशिप पे भी लागू होती है। हम जब आगे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि लीडरशिप में भी एक सिचुएशनल लीडरशिप होती है, जहाँ पे सिर्फ यही देखा जाता है कि सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्टाइल अपनाया जाता है। जब हम लीडरशिप के स्टाइल पढ़ेंगे तो आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको इसके नेचर समझ में आया होगा कि इसके नेचर में ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है। रेशनल और इमोशनल का मतलब ये है कि ये एक तार्किक प्रक्रिया भी है, तर्क संगत। माने जो काम हम कर रहे हैं वो उसके पीछे कुछ ना कुछ सॉलिड फाउंडेशन होता है, ठोस आधार होता है, कोई तर्क होता है। यूं ही नहीं, कुछ भी नहीं कि यूं ही कभी भी कुछ भी उठा के करने लगे, ऐसे नहीं होता। इमोशनल का मतलब यहाँ पे ये है कि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने भी संवेगों पर नियंत्रण रखे, साथ साथ अपने फॉलोअर्स को भी, उनको भी नियंत्रित करे। माने ऐसा नहीं कि उसका मूड स्विंग्स हुआ तो उसने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। अगर आप एज अ लीडर हैं, मान लीजिए आप टीचर हैं, आप चूंकि हम लोग का लेना देना एजुकेशन से है तो हम हमेशा एग्जाम्पल में टीचर को ही देखेंगे, या आप चाहें तो देश के लेवल पर भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि कोई भी नेता उसे गुस्सा आ रहा है तो वो सार्वजनिक मंच पे खड़ा होकर गालियां देने लगे, वो ऐसा नहीं कर सकता है। और वही चीज टीचर के लिए भी है कि टीचर क्लासरूम में है, भले ही उसे गुस्सा आ रहा हो, उसे कितना भी बुरा लग रहा हो, किसी बच्चे ने कुछ ऊट पटांग बोल दिया या सिचुएशन कैसी भी हो, पर वो एक दायरे के बाहर नहीं जा पाता, अपने इमोशंस पे उसे कंट्रोल करना ही होता है। तो ये वही चीज कही जा रही है यहाँ पे। रेशनल एंड इमोशनल का मतलब यही है कि उसे अपने भी संवेगों और आवेगों पर नियंत्रण रखना होता है, साथ साथ अपने फॉलोअर्स के भी जो संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनको समझना और उनको मैनेज करना, उनके अकॉर्डिंग काम करना या उनका सम्मान करना भी उसका फर्ज होता है। और ये चीज लीडरशिप की नेचर में आती है।
आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। उसके बाद लीडरशिप के टाइप है, यहाँ पे मैंने कुछ टाइप दे रखे हैं, हालांकि आप पढ़ेंगे डिटेल में अगर जाकर तो बहुत सारे टाइप मिलेंगे आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे मिलेंगे, पर यहाँ पे जो मेन मेन है मैंने उनका जिक्र किया है। पहला टाइप आता है आपका ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है निरंकुश, मतलब इस टाइप के जो लीडर होते हैं वो किसी की सुनते नहीं, वो बस उनको जो करना है वो करना, वो अपने फॉलोअर्स को सिर्फ आदेश देते हैं कि तुम्हें ये करना है। जैसे तानाशाही टाइप में आप इसको समझ सकते हैं अगर आम भाषा में समझे तो, कि जो तानाशाही होती है वो ऑटोक्रेटिक होती है, ऑटोक्रेसी को ही बोलते हैं तानाशाही। इसमें बस लीडर सिर्फ अपने जो आदेश, अपनी ओपिनियन या अपने जो भी नियम कानून होते हैं वो फॉलोअर्स पर थोप देता है। उन्हें, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई स्वतंत्रता, कोई गुंजाइश नहीं होती अपनी ओपिनियन रखने की, अपना विचार व्यक्त करने की। बस उन्हें जो कहा गया है वो करना है। यही चीज जब क्लासरूम में लेके आएंगे तो ऐसा जो टीचर ऐसा है कि वो अपनी सिर्फ क्लास में कमांड दे रहा है, सिर्फ ऑर्डर दे रहा है, सिर्फ बच्चों को ज्यादा फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी बात एक्सप्रेस कर पाए, समझ पाए, बोल पाए, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाए, तो वो टीचर ऑटोक्रेटिक टाइप का लीडर कहा जा सकता है। ये मैं समझाने के लिए कह रही हूँ, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, हर एक का अपना स्टाइल होता है। ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक वालों का क्या होता है कि ये अपने फॉलोअर्स की जो बातें होती है वो उनको सुनते हैं, समझते हैं। हालांकि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जो निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होता है, वो इनके ही पास, वो लीडर के ही पास होता है डेमोक्रेटिक में। लेकिन लेकिन ये अपने फॉलोअर्स की बात सुनते हैं और उनकी राय को महत्व भी देते हैं, भले ही कम दे या ज्यादा दे, वो एक अलग बात है। और जो ऑटोक्रेटिक होते हैं वो डिसीजन मेकिंग की पूरी पावर सेंट्रलाइज कर लेते हैं, माने उनमें ही निहित होती है, किसी की नहीं सुनते, किसी की ओपिनियन को कतई कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे हो कि जो ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक है लगभग लगभग ये एक दूसरे से विरोधी टाइप के हैं, पूरी तरह तो नहीं विरोधी है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर दोनों में अंतिम रूप से लीडर के हाथ में ही है। लीडर ही अंतिम निर्णय करता होता है, नेता ही जो होता है वो ही फाइनल डिसीजन लेता है। लेकिन ऑटोक्रेटिक में वो किसी की सुनता नहीं, डेमोक्रेटिक में वो अपने फॉलोअर्स की सुनता है। लेजिस फेरे में ये एकदम ही हायर लेवल का होता है, और इस प्रकार के जो लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। इसमें हमने मुक्त लिखा भी है, और इसको आप कहीं कहीं देखेंगे तो फ्री रेन भी लिखा मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि लगाम छोड़ दो, मतलब उनको वो जैसे कर रहे हैं उनको पूरी फ्रीडम मिलती है, वो जैसे चाहे जो चाहे वो करें। बस उनका मेन ये होता है कि उन्होंने टारगेट दे दिया, आपको वो करना है, बाकी आप जैसे चाहे जिस मेथड से करो, जो चाहो वो करो, कोई उनका इंटरफेरेंस नहीं होता। लेजिस फेरे का मतलब ही होता है इंटरफेरेंस फ्री, किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। उसके बाद आता है पैटर्नलिस्टिक। पैटर्नलिस्टिक का जैसे कि नाम से ही साउंड हो रहा है कि पितृसत्तात्मक टाइप का होता है, मतलब जैसे एक फादर फिगर में होता है, इसमें जो लीडर होता है वो पिता की तरह होता है, वो अपने फॉलोअर्स की प्रॉब्लम्स को सुनता है, उनकी ओपिनियंस को सुनता है और उनको प्रोटेक्शन देता है हर तरीके से। उनको जैसे एक फादर अपने बच्चों के लिए केयरफुल होता है, ऐसे ही वो अपने फॉलोअर्स के लिए केयरफुल होते हैं। तो ये एक अच्छा स्टाइल माना जा सकता है। लगभग लगभग ये डेमोक्रेटिक से मिलता जुलता होता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा मतलब उससे भी ज्यादा एक केयरिंग टाइप का होता है। उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशनल। इसको बोलते हैं रूपांतरणकारी। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल वर्ड लिखा है, लेकिन इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं रूपांतरणकारी। इस प्रकार के जो लीडर होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को खुद के ही जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, कि जैसे वो हैं वैसे ही बन जाएं उनके भी। वो उनमें एक विजन क्रिएट करते हैं, और जैसे कि बहुत सारे लोगों ने देखा, एक टीचर जैसे होता है तो वो अपने स्टूडेंट को भी सोचता कि ये भी फ्यूचर के टीचर होंगे और अब ये मेरे जैसा पढ़ाएं या मुझसे भी बेहतर पढ़ाएं। तो अपने को ट्रांसफॉर्म करने की, मतलब अपने जैसा बदलने की, माने जो मिनी वर्जन होते हैं उसके फॉलोवर, वो उनको एक तरीके से मिनी वर्जन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। आई होप कि आपको ट्रांसफॉर्मेशनल समझ में आ गया। ट्रांजैक्शनल इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। ट्रांजैक्शनल वाले जो लीडर होते हैं उनका सिर्फ ये होता है कि वो काम तुम्हें देते हैं, अपने नियम या कानून या जो भी अपना काम है वो तुम पे थोपते हैं, अपना टारगेट देते हैं, उसके बदले में वो तुम्हें कुछ ना कुछ रिवार्ड देते हैं। अगर काम पूरा हुआ तो रिवार्ड मिलेगा, काम पूरा नहीं हुआ, टारगेट पूरा नहीं हुआ तो पनिशमेंट मिलेगा। इनका सिर्फ इतना होता है कि जैसे को
तैसा, जैसे को तैसा कह सकते हैं, या फिर गिव एंड टेक टाइप का समझ सकते हो कि बस अगर बेहतर काम किया, जो टारगेट दिया उससे अच्छा कर लिया, तो तुम्हें और भी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, अगर नहीं किया तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। तो आई होप, इसके अलावा भी बहुत सारे लीडरशिप के टाइप होते हैं, जैसे विजनरी होते हैं, करिज्मेटिक होते हैं। करिज्मेटिक का मतलब होता है कि जो चमत्कारी टाइप के होते हैं, माना जाता है कि लीडर्स जो होते हैं वो उनके कुछ नेचुरल गुण होते हैं, वो लेके ही पैदा होते हैं, ऐसी मान्यता होती है उसके पीछे, कि उनकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा जादू होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ से स्मार्टली अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप होते हैं लीडरशिप के। आई होप इतना कंटेंट आपके लिए बहुत, बीएड के लिए बहुत पर्याप्त हो गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, वीडियो समझ में आया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।